घबराहट भरे अंदाज में वो गीले बालों को तौलिए से लिपेटती बाथरूम से बाहर निकली थी। ताईजान ने तीसरी दफा उसे आवाज दी थी और चौथी दफा आवाज देने का मतलब था मारूफ के मरे हुए वालिदैन के बारे में एक दफा फिर ताईजान के मुंह से मुखलजात निकलते। और मारूफ कम से कम आज ये नहीं चाहती थी। आज उसके वालिदैन की बरसी थी। सुबह से बात बात उसकी आंखें भीग रही थी, मगर इस वक्त तो वो रोना भी भूल चुकी थी। बस आ रही हूँ ताईजान। घबराहट के आलम में मारूफ ने नचड़ते मुंह बालों की परवाह किए बगैर ही दुपट्टे की तलाश में नजरें दौड़ाई। हल्के सब्ज रंग की सादा से शलवार कमीज के साथ का दुपट्टा उसे कहीं नजर ना आया। क्या मुसीबत है, यहीं पर तो रखा था दुपट्टा। कपड़े इस्त्री करते वक्त वो रूहान सी हुई थी, मगर छोटे से कमरे में दोबारा नजर दौड़ाने पर भी उसे कहीं दुपट्टा नजर ना आया। मारिफ, बाहर आ रही हो या मैं तुम तक आ जाऊं? ऐसी कौन सी हूर पड़ी हो तुम जो तुम्हारे फैशन ही पूरे नहीं हो रहे? आधा घंटा पहले नहाने वॉशरूम में घुसी थी, अभी तक तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ। किचन में सारा काम फैला हुआ है, आखिर कब बाहर आओगी तुम? ताईजान की छत फाड़ देने वाली आवाज एक दफा फिर सुनाई दी। वो दुपट्टा भूलकर तेजी से बाहर की समत लपकी थी। लंबे बाल छोटे से तौलिए में समेटना मुश्किल हो रहे थे, मगर फिलहाल वो कमरे में मजीद रुकना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ताईजान का गुस्सा आसमान को पहुंचने से पहले ही वो किचन में मौजूद थी। कितनी देर है मेहमानों के आने में? रहमत भी, मैं बस जल्दी जल्दी सारा खाना तैयार कर लूंगी। प्याजों की टोकरी में से प्याज निकालते छुरी हाथ में पकड़ते वो बुरी तरह हवास बाख्ता हो रही थी। रहमत भी ने अफसोस भरी निगाह मारूफ पर डाली। मेहमान बस आने वाले हैं जी। आरम साहब ने सख्ती से कहा है, किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रहमत बी की बात पर मारूफ ने सर हिलाया और जल्दी जल्दी प्याज काटने लगी। लंबी लंबी पलकों से ढकी सब्ज आंखों में प्याजों के काटने से जलन होने लगी। प्याज काटना उसे हमेशा से बुरा लगता था, मगर यहाँ सारे वो काम बाखुशी करती थी जो उसे बुरे लगते थे। पानी से लबरेज आंखों के साथ तेजी से प्याज काटते उसे सिर्फ ताईजान का खौफ था और फिर अरहम का। और शायद उससे यही खौफ उसके सर पर सवार था कि तेज धार की छुरी अचानक उसके बाएं हाथ की हथेली पर लगी थी। एक सिसकी मारूफ के लबों से निकली। ओ खुदा, इतना ज्यादा कट गया। उसने घबराकर अपना हाथ ऊपर उठाया, जहाँ खून की बारीक सी धार बहती हुई नीचे फर्श पर गिर रही थी। मारूफ का दिल धड़कना भूल गया। हमेशा की तरह माँ बाप के खून में डूबी हुई लाशें उसके जहन के पर्दे पर लहराई थीं। वो यकलख्त लड़खड़ाए। अभी तक खाना पकने की खुशबू नहीं आई। मारूफ, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ताईजान की चंगार एक दफा फिर सुनाई दी। मारूफ ने लड़खड़ाकर किचन की स्लैब को थामा। बैंडेज वाला बॉक्स कहाँ है? रहमत भी, अगर आज वक्त पर खाना नहीं बना पाई, ताईजान के साथ साथ अरहम भी मुझे जान से मार देंगे। वो आंसुओं को दबाते बामुश्किल बोली थी। बाएं हाथ में दर्द की टेसी उठ रही थी। रहमत भी सर पर हाथ मारकर कुछ सोचने लगी। उन्हें कुछ याद नहीं था कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा था। घबराई बखलाई मारूफ दाएं हाथ से अपने रिश्ते खून को दबाते किचन से बाहर निकली। उसे याद आया कल शाम मारिया ने अपने बेटे की उंगली पर पट्टी बांधकर वो बॉक्स गेस्ट रूम में रख दिया था। मारूफ ने आओ देखा ना था। तेजी के साथ लाउंज अबूर करके वो गेस्ट रूम तक पहुंची थी और फिर एक सेकंड में उसने दरवाजा खोला और गेस्ट रूम में दाखिल हो गई। और उसके अंदर दाखिल होने की देर थी, अंदर मौजूद कहकों का तूफान थम सा गया। अंदर जितने भी अफराद मौजूद थे सबने एक साथ रुख मोड़ कर देखा। सभी की नजरें और कहके साकत हुए थे। कई निगाहों में सताइश उड़नी और कई में हैरत। दरवाजे में खड़ी मारूफ की सांस अंदर ही कहीं गुम हुई थी। ड्राइंग रूम खाली नहीं था। वो ये कैसे भूल गई कि आज तो अरम के मेहमानों ने आना था और मेहमान आने वाले नहीं थे, मेहमान आ चुके थे। कम से कम 5 अफराद जो अरम के ही हम उम्र थे, सबके सब उस वक्त रुख मोड़े हैरत से मारूफ को देख रहे थे, जो अपने नुचड़ते गीले बालों में तौलिया लपेटे बगैर दुपट्टे की भीगी शर्ट के साथ हैरान परेशान सी दरवाजे में खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखें खौफ से फैली हुई थी। छोटी सी नाक गुलाबी हो रही थी और दाएं हाथ की सफेद उंगलियों ने बाएं हाथ को दबोच रखा था। वो वो मुझे फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए, मेरे हाथ पर चोट लग गई है। सबको अपनी तरफ देखते पाकर मारूफ ने घबरा कर कहा था। ये बात कहते हुए उसने बामुश्किल अरहम खानजादा की तरफ देखा, जो अभी तक शॉक्ड की सी कैफियत में उसी की तरफ देख रहा था। इस बात पर गोया वो होश में आया। एक झटके से अपनी जगह से उठते उसने पलट कर अपने दोस्तों को देखा। उसकी निगाहों में ऐसा सर्द तासर था कि सभी ने घबरा कर अपनी निगाहें पलटाई थी, सिवाय एक शख्स। अरम खानजादा के पास अपने उस दोस्त को देखने का वक्त नहीं था, जो आंखें खोले किसी सहरजदा इंसान की तरह हुस्न की उस मलका को देख रहा था, जिसके चेहरे पर अब खौफ के मारे हमाइयां उड़ रही थी। चलो मेरे साथ। आरम खानजादा ने दबोचने वाले अंदाज में मारू की गलाई जकड़ी तो मारू के कदमों से जैसे जान निकली थी। वो फर्स्ट एड बॉक्स ले लें प्लीज, मुझे बैंडेज करनी है। खाना नहीं पका तो ताईजान मुझे जान से मार देंगे। वो बामुश्किल मनमनाई थी, मगर अरम ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। उसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ ड्राइंग रूम से निकालकर सीधा उसके कमरे में ले आया था। किस लिए आई थी वहां? ड्राइंग रूम में अपना हुलिया देखा? ये नन्ना सा तौलिया,
बालों में लपेट कर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा जिस्म छुप गया है। कतरे टपक रहे हैं पानी के तुम्हारे बालों में से। ये शर्ट, ये आधी से ज्यादा भीगी हुई है और तुम्हारे जिस्म के साथ चिपकी हुई है। चादर तो दूर की बात है, दुपट्टा तक नहीं है तुम्हारे पास। मेरे खानदान की औरतें इतनी गिरी हुई कब से हो गई कि खैर मर्दों के सामने सुलगे में आने लगी हैं। आखिर समझती क्या हो तुम खुद को? कि कमरे में पहुंचते आलम खानजादा ने इसे अंदर धकेला। मारू की आंखों में आंसू उतरे। या मेरे अल्लाह, मैं भूल कैसे गई कि उस शख्स के मेहमानों ने आना था। मैं आखिर वहां गई ही क्यों? मारू का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले, मगर अब तो गलती हो चुकी थी। आरम किसी सूरत में भी अपने दोस्तों और बाहर के मर्दों के सामने फैमिली की लड़कियों के आने की इजाजत नहीं देता था। और इस बात पर वो कितना सख्त था, ये बात मारूक अच्छे तरीके से जानती थी। बताओ, मैंने पूछा, आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? ये हुस्न ये दिखाने आई थी वहां इतने सारे मर्दों को तुम? हाँ, जब मैं किचन में रहमत बी को बोलकर गया था कि मेरे मेहमान आ गए, अब ड्राइंग रूम में कोई ना आए, तो बताओ वहां क्यों आई थी? आरम खानजादा ने यकलख्त उसे दोनों कंधों से पकड़कर दीवार के साथ लगाया था। उसका बस नहीं चल रहा था मारू का गला दबा दे। रह रह के उसके जहन में वही मंजर आ रहा था जो सारे दोस्तों की नजरें उसकी उस कजन पर जमी थी। जानबूझकर नहीं आई थी मैं वहां। हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं आप मेरे बारे में? और मुझे नहीं बताया था कि आपके मेहमान आ गए। मैंने थोड़ी कहा था कि वो मुझे देखे। आंसुओं के दरमियान वो बामुश्किल बोली। आलम खानजादा का खून खोल उठा था। तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा भी है? बजाय माफी मांगने के तुम ये साबित कर रही हो कि मेरी सोच गलत है ना? आलम खानजादा की सुरमई आंखों में खून उतरा था। मारूक ने घबराकर अपनी पलकें मींच ली। वो जो मजीद भी कुछ कहने वाला था, यकदम टटका। दीवार के साथ लगी मारूक धीरे धीरे लरस रही थी। उसके कंधों पर मजबूती से जमे आलम खानजादा के हाथ ढीले पड़े। वो उसके बेहद करीब खड़ा था। दिल लम्हे भर के लिए मारू के बालों में बेतरतीबी से लपेटा गया टावल फिसल कर उसके कंधों पर आ पड़ा। लंबे गीले बाल पल भर में बिखर गए। आरम ने बेसाख्ता अपनी निगाहें चुराई। अब ये समेटो अपने बिखरे बालों को, कोई ढंग का दुपट्टा ओढ़ो और किचन में जाकर प्लीज कुछ तैयार करो। मेरे मेहमान आए हैं, मैं उन्हें भूखा तो नहीं ना भेज सकता। अपने दिल को संभालता हुआ पीछे पलटा था और यहीं उससे गलती हुई। उसने मारू का बायां हाथ पकड़कर गैर इरादी तौर पर उसके बालों तक ले जाना चाहा और उसी लम्हे उसके लबों से कराह निकली। नहीं, प्लीज बहुत दर्द हो रहा है, वो यकलक बोली और फिर जैसे उसका सारा दर्द खत्म हो गया, वो यकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। आरम खानजादा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अपने जख्मी हाथ को सीने पर रखे वो दर्द की शिद्दत से रोती उस वक्त उसे इंतहाई मासूम लगी। क्या हुआ तुम्हें? मारूख, मुझे देखने दो। आरम के अंदाज में नरमी उतरी थी। उसने आहिस्तगी से मारूख का जख्मी हाथ थामना चाहा, मगर उसने सख्ती से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो आरम के गुस्से से सख्त खौफजदा हो जाती थी और अब तो वो बुरी तरह से डर गई थी। आरम को अपनी गलती का एहसास हुआ। चुप हो जाओ मारूख, मुझे देखने दो, किस चीज का जख्म है ये? आई एम सॉरी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। आरम के लबों से गैर आदि तौर पर निकला था। उसके दिल को कुछ छुआ था। उस नाजुक सी लड़की को यूं फूट फूट कर रोता देखते हुए अब की बार उसने मारूख का जख्मी हाथ पकड़ा। शायद वो खुद भी दर्द की शिद्दत से निढाल हो रही थी। ओ माय गॉड, ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? इतना गहरा कट लगा है, अभी तक खून रिस रहा है। इस पर तो स्ट्रेचेस लगाने पड़ेंगे। जख्म को देखते अरम खानजादा के माथे पर फिक्रमंदी से बल पड़े। पूरी हथेली पर लगा हुआ गहरा कट था। अरम ने बेख्तियार जेब से अपना रुमाल निकाला। तुम पहले नहीं बता सकती थी कि हाथ पर इतना गहरा कट लगा हुआ है? मैं खामखा इतनी देर से तुम्हें डांटे जा रहा था। आरम खानजादा को शदीद पछतावा हुआ। आंसुओं को रोकते मारूफ ने यकदम आंखें खोलकर उसे देखा। मैंने आपसे कितनी बार कहा, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। बस हमेशा की तरह सिर्फ गुस्सा ही करते थे। वो इतनी मासूमियत से बोली कि अरम उसे देखता रह गया। यहाँ बैठो, तुम्हारी बैंडेज करूं। उसने बाजुओं से पकड़कर मारूफ को बेड पर बिठाया और खुद मंजों के बल उसके सामने झुका। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, धार से कमरे का दरवाजा खुला और ताईजान अंदर दाखिल हुई। लो, ये मोहतरमा यहाँ बैठी हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरहम, वहां सारे तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उस लड़की ने फिर कोई नया बिखेरा डाल दिया। क्या रहमत बता रही थी किचन में कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ? ये रोती धोती वहां से निकल भागी थी। मैं पूछ सकती हूँ, क्या आखिर ये क्या तमाशा है मारूफ? अपने सोने के मोटे मोटे कंगन बाजुओं में घुमाते हुए वो अंदर दाखिल हुई और आती इसमें मामूल चलाना शुरू हो गई थी। मारूफ घबराकर अपनी जगह से उठी। मैं जा रही हूँ, बस अभी सब कुछ बना देती हूँ। उसकी आवाज घबराहट से लड़खड़ा गई थी। और हमने नागवारी से अपनी माँ को देखा। हालांकि यह पहली बार नहीं था, हमेशा उसकी माँ से इसी टोन में बात करती थी, मगर अभी वो जख्मी थी। आप रहने दे अम्मा, मुझे कुछ नहीं पकवाना, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, अभी सब कुछ आ जाएगा। मारो का हाथ कट गया, आप इसकी बैंडेज कर दें या फिर इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। घर में मर्द मौजूद हैं तो मैं फिलहाल बाहर नहीं जा सकता। संजीदगी से कहता वो उठ खड़ा हुआ था। उसका रुमाल मारू के हाथ पे लिपटा रह गया। ताईजा ने बेजारी से मारू के हाथ पे नजर डाली। अरे छोड़ो अरहम, इसके तो रोज के ही तमाशे हैं। कामों से बचने के लिए अभी पका लेगी। वो मजीद भी कुछ कहती, मगर अरहम ने हाथ उठाकर उन्हें बोलने से मना कर दिया था।
ताईजान चुप रह गई। बाहर एक अरम ही था जिसके सामने उनकी कैंची की तरह चलती जबान को ब्रेक लग जाती थी। एक नजर सहमी मारुक पर डालते अरम कमरे से बाहर निकल गया, मगर ताईजान ने खाजवाने वाली निगाहों से मारुक को देखा था। अरम के कानों में कौन सा शहर फूंक रही थी? तुम्हारा ही मंगेतर है वो। ये शादी से पहले चुप चुप कर उसे अपने कमरे में बुलाना और उसे मिलना शरीफ लड़कियों की हरकतें नहीं है। जवानी संभाली नहीं जा रही क्या तुमसे? बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ताईजान ने अल्फाज की तीर चलाई। मारुक सुर्ख पड़ गई। जो बात वो याद भी नहीं करना चाहती थी ताईजान उसे भूलने ही नहीं देती थी। अरम खानजादा उसका मंगेतर था और 2 महीने बाद उन दोनों की शादी तय थी, मगर वो शख्स उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। ताईजान के सामने रहने का मतलब उनकी जली कटी सुनना था, सो वो हाथ की तकलीफ को नजरअंदाज करते कमरे से निकलकर किचन में चली आई थी। अरम खानजादा ने किचन में हर किस्म के काम को मना कर दिया। उसने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया था, मगर फिर भी ताईजान ने उसे कई कामों में उलझाए रखा। ड्राइंग रूम में बैठे अरम खानजादा का ध्यान बार बार भटक कर मारुक की तरफ जाता रहा, मगर आखिरकार उसने सर झटक कर अपनी तवज्जो अपनी दोस्तों की जानिब मबजूल कर ली थी। उन्हीं में से एक फारूक अहमद था जिसकी निगाह बार बार भटक कर दरवाजे तक जा रही थी। यहाँ कुछ देर पहले सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे वो परी चेहरा नजर आया था। जांची निगाहों से अरम खानजादा के चेहरे का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहा था। उसने बातों बातों में अरम से पूछ लिया था कि वो लड़की कौन थी, और अपने और मारुक के दरमियान रिश्ते से हमेशा कतराने वाले अरम ने उसे बस इतना ही बताया कि उसकी मर जाने वाली चचा की बेटी थी और चचा के इंतकाल के बाद से उन्हीं के घर में रह रही थी। फारूक अहमद की आंखें चमक उठी थी। उसे हर कीमत पर अब हासिल कर लेना चाहता था, ये जाने बगैर कि जिस जाने वो हाथ बढ़ा रहा था वहां रास्ते में अरम खानजादा खड़ा था। ये अगले रोज की बात थी जब कॉलेज से आकर अभी उसने अपना बैग रखा ही था, जब ताईजान ने आवाज लगाई, किचन में जाकर रोटी बना दो। आज रहमत आई नहीं है और मारिया की तबीयत ठीक नहीं है। किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। मारुक ने रुहानसी होकर घड़ी में वक्त देखा। उसके सर में शदीद दर्द था। 2:30 बजे वो वापस आई थी। शाम के सारे काम उसी ने करने होते थे। ताईजान की इकलौती शादीशुदा बेटी मारिया अपने शौहर से लड़कर अरसा हुआ उसके घर में मौजूद थी और उसके बेटे के सारे काम भी मारुक के ही जिम्मे थे। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाकर रोटियां बना भी दो। ताईजान ने उसे शिशुपंज में खड़े देखा तो एक दफा फिर आवाज लगाई। दिल पर पत्थर रखकर वो किचन में चली आई। फिलहाल तो सिर्फ टैबलेट खाकर सोने का दिल कर रहा था, मगर अब उसे आराम तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। किचन के सिंक में बर्तनों का ढेर भी उसका मुंह चढ़ा रहा था। चार ना चार आटा निकालकर वो रोटियां बनाने लगी। इस हादसे में मामा और बाबा दोनों को ही मरना था। काश कोई एक ही जिंदा रह जाता, कम से कम मेरी जिंदगी इतनी तो बुरी ना होती। बड़बड़ाते हुए वो खुद में उलझी जा रही थी जब तीसरी रोटी तवे से उतारते उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। या अल्लाह, अब इस वक्त कोई मेहमान ना आया हो प्लीज। दिल ही दिल में दुआ करते उसने किचन से बाहर झांका, मगर उसके सारे अरमानों पर ओस पड़ गई, क्योंकि कीमती कपड़ों में मलबूस 2 औरतें लाउंज में दाखिल हो रही थीं। ताईजान के तासुरात को देखकर लगता था वो भी उनसे अनजानी है, और तभी मारुक ठुटकी। उन 2 औरतों के साथ एक और लड़का भी था। ये लड़का कल ड्राइंग रूम में भी मौजूद था। ताईजान अरहम के दोस्तों के सामने चली जाया करती थी, सो उस वक्त उन्होंने भी फारूक को पहचान लिया। जूस लेकर आ मारुक। उन्होंने किचन की जानिब मुंह करके आवाज लगाई। रोटी तवे से उतारते मारुक ने झुंझलाकर जूस की तैयारी शुरू की। तकरीबन 5 मिनट लग गए थे जूस तैयार करने में, और जिस वक्त वो जूस लेकर लाउंज में आई फारूक अहमद की निगाहें उसे खुद पर गिरती हुई महसूस हुई थी। वो बुरी तरह से घबराई। ये तो मेरे जहन से निकल गया कि यहाँ पर अरहम का दोस्त भी मौजूद है। कहीं आज फिर कल की तरह कोई हंगामा ही ना हो जाए। वो घबराई और इसी घबराहट में ट्रे उसके हाथ में जरा सी लड़खड़ा गई। आराम से, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। फारूक अहमद जो नजदीकी सोफे पर बैठा था उसने यकलक उठकर ट्रे थामी थी। एक पल के लिए मारुक ने उसके चेहरे को देखा जहाँ इश्तियाक ही इश्तियाक था। गिड़गिड़ा कर वो 2 कदम पीछे ही हटी, मगर ताईजान की तेज नजरों ने ये मंजर देख लिया था। हमारे फारूक को तो एक नजर देखते ही मारुक पसंद आ गए हैं। हम आज उसका रिश्ता मांगने आए हैं। बताओ ना फारूक। वो औरत जो कि फारूक अहमद की माँ थी, यकीनन उसने मोहब्बत से कहा। मारुक की आंखें बेयकीनी से फैली। रिश्ता? और वो भी मारुक से? क्या उस लड़की ने बताया नहीं कि उसकी तो मंगनी हो चुकी है मेरे बेटे के साथ? ताईजान की चुपती आवाज उभरी। फारूक अहमद के चेहरे पर मायूसी फैली थी, मगर वो उसे छुपा गया। मंगनी हुई है तो मंगनी खत्म करते हैं। मुझे मारुक बहुत पसंद आई है, और मेरा नहीं ख्याल कि अरहम को मारुक में कोई दिलचस्पी है। उसने तो कभी अपनी और मारुक की मंगनी का जिक्र नहीं किया। आप लोगों की जो भी डिमांड होगी मैं पूरी करूंगा। जहेज नहीं लूंगा। बड़ी में जो कुछ चाहिए, जितना सोना, जो कुछ लिखवाना चाहते हैं आप लोग लिखवा लें। फारूक अहमद ने फौरन से कहा था। वो शदीद जज्बाती इंसान लग रहा था। मारुक की रंगत सुर्ख पड़ गई। उसका जी चाहा धक्के मारकर फारूक अहमद को घर से निकाल दे, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती खुले दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ था। वो आरम खान ज्यादा था।
उसे अंदर आते हुए शायद फारूक की बात सुन ली थी, इसीलिए वो तीर की तरह उसकी समझ चिपटा था। क्या बोल रहे तुम? जरा दोबारा बोलना। उसने पीछे से फारूक की गर्दन दबोची थी। सोफे पर बैठा फारूक घबरा कर उठा। सच कह रहा हूँ, तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया कि मारुफ नाम में तुम्हारी कोई मंगेतर भी है, और रिश्ता लाना क्या गुनाह है? मैं रिश्ता लेकर ही तो आया हूँ। वो बात संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर अरम खानजादा की आंखों में खून उतर आया था। अरे, इसका क्या कसूर है? इसे उसी मारूफ ने तो बुलवाया है। कल किस तरह दंदनाती हुई ड्राइंग रूम में जा घुसी थी, अपने हुस्न के जलवे बिखेरती हुई। हुलिया देखा था इसका? बगैर दुपट्टे के भला कोई लड़की गैर महरमों के सामने जाती है? जो चाहती थी वो हो गया। ताईजान की पाटदार आवाज सुनाई दी। फारूक अहमद की गर्दन दबोचे अरम खानजादा ने पलटकर एक नजर मारुफ पर डाली, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अंदर जाओ भी। और इसी वक्त वो धीमी आवाज में गराया था। मारू ने सिर्फ एक लम्हा लगाया था वहां से गायब होने में। किचन तक आते उसने अपने पीछे अरम खानजादा की ऊंची आवाज सुनाई दी थी। वो फारूक अहमद से अपने सारे हिसाब चुकता कर रहा था। कुछ तोड़ फोड़ की आवाजें भी सुनाई दी। न जाने क्या हुआ, शायद अरम खानजादा ने धक्के देकर फारूक अहमद को घर से बाहर निकाल दिया था। अगर तुम्हारे साथ औरतें ना होती तो दुनिया देखती कि मैं अपने घर में घुसने वाले मर्द का क्या हशर करता हूँ। आलम खानजादा की आवाज मारूफ के कानों से टकराई तो उसने घबराकर दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? ये शख्स तो मुझे जान से ही मार देगा। प्लीज मुझे बचा ले। दिल ही दिल में दुआएं मांगते हुए बुरी तरह हवास भागता थी, मगर आज उसकी कोई दुआ काम नहीं आई। फारूक अहमद को घर से निकालते अरम खानजादा आंधी तूफान की तरह किचन में दाखिल हुआ था। बताओ मुझे, ये बात सच है क्या? अम्मा सच कह रही हैं? तुम्हारी हिम्मत पर हुआ ये सब कुछ? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं, ये बात तो मैं कई दफा अम्मा जान के मुंह से सुन चुका हूं। तुम्हारे तासुरात भी ये बताते हैं। खुद मैं भी खुशी से मरा नहीं जा रहा अपने और तुम्हारे रिश्ते के लिए, मगर बदकिस्मती से रिश्ता मेरे माँ बाप ने तय किया है, लेकिन आज तक किसी मर्द की इतनी जरूरत नहीं हुई वो मेरे घर में घुस सके। बताओ, ये सब किसने किया है? किचन में दाखिल होती वाले के बल धाड़ा मारू का दिल उछल कर हलक में आ गया। अरे, इसी ने किया है ये सब। वो याद नहीं, इसकी कॉलेज वैन का ड्राइवर कैसे गेट तक आ गया था? वो तो मैंने तुम तक बात आए बगैर ही से चलता कर दिया। वो भी इसके इश्क में पागल हो गया था, इसके हुस्न पर मर मिटा था। यकीनन इसी की तरह उसे भी घेर घार कर ले आई होगी। ऐसी लड़कियों के लक्षण ऐसे ही होते हैं। मर्दों को अपने लिए लड़ता देकर फख्र महसूस करती हैं। इसके मरे वालदेन का ख्याल ना होता तो अभी उसके आशय के साथ दो बोल पढ़ाकर उसे रुखसत कर देती। ताईजान ने आंखें निकालते हुए जल्दी पर तेल का काम किया था। वो तो हमेशा ऐसे मौके की ताक में रहती थी। किचन की स्लैब के साथ टक्कर खड़ी थर थर कांपती। मेहरू की आंखों में आंसू उतरे। वो अपनी सफाई में दो बोल भी नहीं बोल पाई थी। आखिर आप लोगों की मजबूरी क्या है अम्मी? जब ये भाई को पसंद ही नहीं करती तो खामखा की मंगनी का तो गले में डाल रखा है। इसके तो वालदैन मर गए। कर दें इसकी शादी ऐसी किसी आशय के साथ जो हर चंद रोज के बाद ये बना लेती है। मारी इत्मीनान से चलती किचन तक आई थी। उसने ताईजान की बेटी होने का सबूत दिया था। मारूफ ने तड़प कर निगाहें उठाई। मेरा आशिक नहीं था वो, बल्कि वो आपका दोस्त है। आप ही लेकर आए थे ना उसे अपने घर तक। मुझे क्या पता वो यहाँ क्यों आया था। मैंने तो उन्हें आज दूसरी मरतबा देखा है। वो नादानस्तगी में अपने गले में तोक फिट कर गई थी। ताईजान चमक कर बोली, तो पहली दफा कब देखा था? कल ना। उसे देखने तो गई थी अंदर। यही तो लक्षण है तेरे। मैं तो कहती हूँ बुलवा उसी लड़के को, करती हूँ मैं उसका निकाह भी और इसी वक्त। ताईजान की बात पर मारुक ने बेबसी से अपने लब कुचले। क्यों करेंगी आप इसका निकाह इसके साथ? ये मेरी मंगेतर है और मैं ही करूंगा इसके साथ निकाह। देखता हूं मैं, मेरे होते हुए किस मर्द को इतनी जरूरत देती है कि उसे छुए। मुझसे नफरत करती है ना, ये मेरी इज्जत को दागदार करना चाहती है। अब मैं इसे बताऊंगा कि अरब खानजादा किस बला का नाम है। वो एकदम गुस्से में पंकारा, उसकी सुनहरी आंखों में जैसे आग जलने लगी थी। मारू के दिल की धड़कनें थमी। ताईजान के चेहरे पर हैरत फैली थी। निकाह की तैयारी करें आप लोग। मंगनी तो हो चुकी है, बस फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी है ना। निकाह कल शाम ही कर दूंगा मैं इसे। निकाह फिर देखूंगा कि मेरी बीवी होते हुए किस मर्द को अपनी जानिब राग़िब करती है। ये नफरत भरे अंदाज में मारू को देखते वो हुक्म देता पलट रहा था। ताईजान और मारिया ने हक्का बक्का होकर एक दूसरे की और शेल्फ के साथ खड़ी मारूक का तो ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे अरम से हमेशा से खौफ आता था और आज इतनी नफरत उसने अरम के लहजे में अपने लिए देखी थी। वो जान गई थी कि उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होने वाला था। अरम की मंगेतर थी, जल्द या बदेर उस अरम की बीवी बनना ही था। एक नाल के अपनी वालदेन की छोड़ी कोठी और गांव वाली सारी जमीन जो उसके नाम पर थी, वो उन सबको चाहिए थी। और इस जमीन को लेने का वाहिद रास्ता यही था कि अरम के साथ उसका निकाह कर दिया जाता। शायद ये निकाह कई बरस पहले ही हो जाता जब वो वालदेन मरने के बाद उस घर में आई थी, मगर वाहिद अरम ही था जो उस निकाह के खिलाफ था। वो सौदेबाजी के रिश्तों में पड़ना नहीं चाहता था, मगर आज तो उसने भी हामी भर ली थी। वो शेल्फ का सहारा लेकर नीचे बैठती चली गई।
पूरी रात उसने ही दुआएं मांगते हुए गुजारी थी कि ये सब महज एक ख्वाब हो। उस घर में सबके जुल्म सितम सहते हुए गुजारा कर सकती थी, मगर अगर अरहम खानजादा की बीवी नहीं बन सकती थी। मगर ये ख्वाब नहीं था। अगली सुबह ही उसके घर में होती गैर मामूली चहल पहल से अंदाजा हो गया कि अरहम खानजादा ने जो कुछ कहा था वो सब सच था। आज वाकई में उसका अरहम खानजादा का निकाह था। कोई जरूरत नहीं है किसी मेहमान को बुलाने की। ये कौन सा कोई आला दर्जे की शादी का फंक्शन है? एक कर्ज ही है ना जो सर पर से उतारे हैं हम लोग। सालों से आप लोग इसकी परवरिश कर रहे हैं, अब मैं इससे निकाह कर रहा हूँ। इस सब में नया क्या है? आरम खानजादा ने संजीदगी से कहा था। मेहमानों को निकाह की इतला देने के लिए फोन मिलाती ताईजान सख्त बदमजा हूँ। घर में कोई आएगा ही नहीं तो कैसी शादी और कहाँ के निकाह? कई मिलने मिलाने वाले हैं, रिश्तेदारों को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। उन्होंने आरम को समझाना चाहा, मगर उसने सख्ती से नफी में सर हिला दिया था। नहीं, कोई कहीं नहीं आएगा। हाँ बस अगर अगर आपने इसे पार्लर से तैयार करवाना है तो वो करवा दे। कहीं इसके दिल में हसरत ना जागे कि मैं यतीम थी तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। वो आज सख्त से सख्तर जुमला भी अदा कर देना चाहता था। अपने छोटे से कमरे के दरवाजे से लगी मारू की आंखें भीग गईं। आने वाली जिंदगी कैसे गुजरने वाली थी उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। ताईजान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए मोबाइल बंद किया। भला उन्हें मारूफ की दिल की ख्वाहिशात से क्या लेना देना था? इसीलिए तो शाम से कुछ पहले मारिया कमरे में दाखिल हुई। मैं सैलून जा रही हूँ। लेकिन सैलून वाली के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ब्राइड तैयार कर सके। पहले से बुकिंग करवानी होती है ना। अब तुमने इतना फिसाद डाला है कल, इतने अचानक निकाह, मैं कहाँ से बुकिंग करवाती फिरूं? तुम्हारी मेरी एक दोस्त है, इससे टाइम लिया मैंने। ड्राइवर तुम्हें इसके घर ड्रॉप कर देगा, वही तुम्हें तैयार कर देगी। मारिया ने मसरूफ से अंदाज में इतला दी। खुद वो शहर की मारूफ ब्यूटी सैलून से अपॉइंटमेंट ले चुकी थी। घुटनों में सर दिए रोती मारूफ ने सर उठा कर देखा। आज उसका निकाह हो रहा था, मगर सब लोग कितने बेजार थे। मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी, मुझे कितने देखना है जो मैं पार्लर से तैयार हूँ? भीगी आवाज में कहती उसने अपने आंसुओं को रोका था। मारिया ने एक बेजार निगाह उस पर डाली। किसने देखना है बीबी? मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं, रिश्तेदारों को तस्वीरें भेजनी है तुम्हारी। खामखा हमारा नाक मत कटवा देना, सारे हसनात पर पानी फिर जाएगा। सालों से तुम्हें पाल पाल कर जो अपना रुपया पैसा तुम पर खर्च कर रहे हैं वो सारा यूं ही पानी में बह जाने थे। उठो, चलो चादर ओढ़ो। वो इंतहाई बेजार अंदाज में बोली थी। अपने आंसुओं को रगड़ कर साफ करती मारूफ उठ खड़ी हुई। वो उनमें से किसी के साथ लड़ने का हौसला नहीं रखती थी। मारूफ ने अपनी शादी वाला जोड़ा एहसान अजीम करते हुए मारूफ के लिए निकाला था। ड्राइवर ने उसे मारिया की फ्रेंड के घर ड्रॉप किया। वो अच्छी लड़की थी। मारूफ को देखते उसके चेहरे पर खुशगवार तासुब लहराया। इतनी हसीन ब्राइड है। पहले तो कम वक्त की वजह से मैं परेशान थी, मगर मैं तुम्हें जल्दी से तैयार कर दूंगी। मारिया ने कभी बताया नहीं कि उसकी कजन इतनी प्यारी है। वो मारूफ का चेहरा अपनी तरफ करके सताइश भरे अंदाज में बोली थी। मारूफ ने बेबसी से सर झुका लिया। ऐसे हुस्न का वो क्या करती जिसके लिए हमेशा एक लानत ही बना रहा था। मारिया की दोस्त फरह ने उसे इंतहाई दिल से तैयार किया। यूं भी उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। जब वो तैयार हो चुकी तो फरह ने उसे आईने के सामने खड़ा किया। अब देखो कितनी हसीन लग रही हो तुम। आज तो तुम्हारा शौहर अपना दिल थाम कर रह जाएगा। फरह के कहने पर वो आईने में नजर आती अपने अक्स को देखेगी। सुर्ख और सब्ज रंग के इम्तिजाज का इंतहाई हसीन लहंगा उस पर खूब जच रहा था। क्या वाकई अरम मेरी तारीफ करेंगे या हमेशा की तरह बस जहर के तीर ही बरसाएंगे? मारू का दिल डूब कर उभरा। वो घबरा कर मुड़ी थी। मैं चलती हूँ, फिर ताईजान नाराज होंगी कि देर हो गई। वो घबराती अपना भारी लहंगा संभालती खुद ही फरह के मकान से बाहर निकल आई थी। बाहर ड्राइवर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। कैसी दुल्हन हूं मैं जिसके साथ कोई नहीं। काश मामा आज आप जिंदा होते। उसे अपने वालिदैन की बेइंतहा याद आई थी। आंखों में लिए आंसू छुपाने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। गाड़ी की पुछ से सटक आए उसे कितनी देर गुजर गई। अचानक ही वो चौंकी। गाड़ी काफी देर से एक ही जगह पर खड़ी थी। पहले तो वो समझी सिग्नल बंद है, मगर अब काफी देर गुजर चुकी थी। चूंकर आंखें खोलने पर मारू को किसी गड़बड़ का अंदेशा हुआ था।